औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे बताइएगा, आवाज, स्क्रीन और कैमरा, क्या तीनों चीजें क्लियर है? जी, आवाज, स्क्रीन, कैमरा, ऑल डन, ऑल क्लियर, पक्का? पक्का, ठीक हो गया, डन। जी जनाब, वेलकम बैक। कल हम लोग अनफॉर्चुनेटली क्लास नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ बैड हेल्थ, एंड द बैड हेल्थ इज स्टिल कंटिन्यूइंग। होप सो कि आज शाम तक या कल सुबह तक दैट विल बी ऑल ओके। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस टाइम के अंदर इन चीज़ों को रिवाइज किया होगा। 570 का मैप, 705 का मैप दोबारा से बना के देखा होगा, 706 कहाँ कहाँ पे लगता है वो देखा होगा, रिपोर्ट के कंटेंट्स देखे होंगे और टेस्ट भी सॉल्व किया होगा। मजे का टेस्ट था, मुश्किल टेस्ट तो नहीं था। उस टेस्ट का अल्टीमेट पर्पस यही था कि आपसे थ्योरेटिकल चीज़ों को जज किया जाए, वो पूछी जाए। और फिर अब हम जब इस वीक के अंदर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, लाइव प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, वीडियोस भी मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस की, तो फिर नेक्स्ट टेस्ट के अंदर हम इन तमाम चीज़ों को, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को भी देख रहे होंगे, उनको भी जज कर रहे होंगे। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग सैटरडेज लेक्चर तो डिस्कस कीजिए, अदरवाइज फिर हम ये देखते हैं कि 705 706 के सवालों को एग्जाम में डील कैसे करना है आपने। जी उमर भाई, अगर आप कैमरा बंद कर लें, हम आपको देख पा रहे हैं। थैंक यू जी। 705 706 के सवालों को किस तरीके से डील करना है, क्या मैं शुरू करूं या आपका कोई सवाल है पीछे? डू यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन की बात? चलिए ये बता दीजिए कि क्या आप लोगों ने चीजों को रिवाइज किया, अंडरस्टैंड किया? ठीक, होपफुली यस। कोई डाउट किसी किस्म का, कोई बात पूछनी हो, कुछ चीज समझ ना आई हो, एनीथिंग, मौका है पूछ लें। क्योंकि अपनी कंफ्यूजन्स को पहले क्लियर करें और उसके बाद हम सवालों की तरफ मूव ऑन करते हैं। सवाल करते जाएंगे, बैक एंड में कंफ्यूजन अगर आपको आ रही है तो फिर मजा नहीं आएगा सवाल करने का। तो इफ यू आर ऑल ओके तो फिर हम स्टार्ट करें। ऑल ओके पॉलिसी है जी, ऑल ओके पॉलिसी पे चल रहे हैं। डन, ले जनाब। अब होता क्या है, होता ये है कि आई कैप की जो अटेम्प्ट्स होती हैं, जो आई कैप का पेपर आता है, उसमें वो एक कॉमन क्वेश्चन करता है। वो कॉमन क्वेश्चन क्या होता है? वो कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि बताइए ऑडिटर इन हालात में क्या करेगा और रिपोर्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा या आ सकता है। बताइए कि ऑडिटर इन हालात में क्या करता है या क्या करेगा और उस चीज का इम्पैक्ट रिपोर्ट पे क्या आएगा। ये एक नॉर्म ये एक नॉर्मल सवाल होता है आईएसए 705 में से, जिसमें वो 705 को तो टेस्ट कर ही रहा होता है। इसमें वो 705 को तो टेस्ट कर ही रहा होता है, इसके साथ साथ 706 को भी ऐड कर लेता है, 570 को भी ऐड कर लेता है।
और कुछ केसेस में वो 560 को भी ऐड कर लेता है। 560 क्या है वो हम लोग इस वीक के एंड के करीब देख रहे होंगे। तो जब भी आप एग्जाम हॉल में पेपर देने जाए ऑडिट का, तो अपने दिमाग में एक चीज डाल के जाइएगा, जस्ट लाइक कोड ऑफ एथिक्स, इस तरह का एक सवाल लाजमी आया हुआ है, और वो सवाल कम से कम 15 नंबर के लिए तो आया ही हुआ है। तो हमें अब ये पता चल गया है कि 15 नंबर का सवाल तो एग्जाम में मस्ट 705, 706, 570 में से आना है। और हम उसको कैसे आंसर कर सकते हैं? नंबर वन, हमारे पास वो मैप क्लियर हो। नंबर टू, हमारे पास वो अकाउंटिंग की नॉलेज प्रेजेंट हो। नंबर थ्री, हमें लिखना आता हो। अब बहुत सारे बच्चों का मैप क्लियर होगा, बहुत सारे बच्चों को अकाउंटिंग की नॉलेज भी होगी, मगर बच्चे मार खा जाते हैं उसकी ड्राफ्टिंग का। बच्चे घबरा जाते हैं कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए, दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, इसके बाद क्या लिखूं, उसके बाद क्या लिखूं, किस तरीके से उसको प्रेजेंट करूं। तो आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन सीखते सीखते ही हम सवालों को भी कर लेंगे। एक वर्क एग्जाम्पल इस वक्त आपके स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, जिसके दो पार्ट्स हैं, एक 8 नंबर का, एक 7 नंबर का। रिक्वायरमेंट जरा पहले पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट इज के डिस्क्राइब द स्टेप्स दैट विल बी परफॉर्म्ड इन ईच ऑफ द अबव सिचुएशन। रिक्वायरमेंट पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट पढ़ के ना आपके आधे से ज्यादा मसले हल हो जाते हैं। और जब आप रिक्वायरमेंट पढ़ के सवाल देखते हैं, तो आप सवाल को आसानी से जज कर पाते हैं कि वो क्या चीज डिमांड कर रहा है, कितनी डिमांड कर रहा है, कैसे डिमांड कर रहा है। देखिए, उसने कहा डिस्क्राइब द स्टेप्स दैट विल बी परफॉर्म्ड, यानी कि वो मांग रहा है आपसे ऑडिट प्रोसीजर्स इन ईच ऑफ द अबव सिचुएशन। दो चीजें हैं। उसने कहा प्रोसीजर्स बताएं इन ईच ऑफ द अबव, यानी कि ए के लिए अलग बताना है, बी के लिए अलग बताना है, दोनों के कंबाइन करके नहीं बताने, दोनों के कंबाइन करके नहीं बताने। पार्ट ए इज फॉर तारिक लिमिटेड, तो उसके प्रोसीजर्स आपने अलग से बताने। पार्ट बी इज फॉर याकूब लिमिटेड, तो इसके प्रोसीजर्स आपने अलग से बताने। फिर वो कह रहा है एंड डिस्कस द पॉसिबल इम्प्लीकेशंस, यानी कि कौन कौन सी इम्प्लीकेशंस आ सकती हैं ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। ए के लिए अलग से बतानी है, बी के लिए अलग से बतानी है। तो उसने क्या मांगा है? प्रोसीजर, और उसने क्या मांगी है? रिपोर्ट के ऊपर इम्प्लीकेशंस। मुझे बताइए, जब वो रिपोर्ट के ऊपर इम्प्लीकेशंस की बात कर रहा है, क्या इसका हमेशा मतलब यही होगा कि हमारी ओपिनियन खराब हो रही है? जी, जब रिपोर्ट पे इम्प्लीकेशंस की बात होती है, तो इसका हमेशा मतलब यही होता है कि हमारी ओपिनियन में मसला है? नहीं। रिपोर्ट को अगर मुझे खराब करनी है, तो मैं 706 के साथ भी खराब कर सकता हूँ, और जरूरी नहीं है कि 706 आपकी ओपिनियन को हिट करे। वो साफ ओपिनियन के साथ एम्फोसिस और अदर मैटर डाल के भी आंसर किया जा सकता है। 706, 705 के साथ भी आ सकता है, यानी कि खराब ओपिनियन वाली खराब रिपोर्ट में भी आप एम्फोसिस या अदर मैटर को ऐड कर सकते हो। तो एक चीज जो आपने अपने दिमाग में हमेशा रखनी है, वो ये कि जब भी वो रिपोर्ट के ऊपर इम्प्लीकेशन का जिक्र कर रहा है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो कह रहा है कि 705 से मुझे आंसर करें। उसका आंसर 706 से भी किया जा सकता है। ठीक है। फिर उसने ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है। ब्रैकेट में वो ये कह रहा है कि ड्राफ्टिंग ऑफ ओपिनियन इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि ओपिनियन ड्राफ्ट ना करने बैठ जाना
ओपिनियन का जो पैरा है वो ड्राफ्ट ना करने बैठ जाना, सिर्फ इतना बता दो कि अगर ओपिनियन पे मसला आ रहा है तो किस तरह का। मुझे वो पैराग्राफ अलग से लिख के नहीं बताना कि तुमने ओपिनियन के अंदर क्या क्या बातें लिख रही हो। सिर्फ ये बता दो कि प्रोसीजर्स क्या क्या लगाओगे, और फिर ये बता देना कि रिपोर्ट के ऊपर पॉसिबल उसकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे है। तो अभी हमने सवाल नहीं देखा, अभी हमने सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ी है। एक सवाल पे टाइम लगा लेंगे ना तो बाकी सवालों के ऊपर हमें फिर मैक्सिमम टाइम लगाना नहीं पड़ेगा। मुझे बताइए, इसकी रिक्वायरमेंट क्लियर है? रिक्वायरमेंट क्लियर है? ठीक। हर 705 706 के सवाल को आपने तोड़ लेना है इन 4 सिंपल स्टेप्स। हर 705 706 के सवाल को आपने तोड़ लेना है, उसको ब्रेक कर लेना है 4 स्टेप्स के अंदर हमेशा। वो 4 स्टेप्स कौन से हैं? स्टेप नंबर 1, मटीरियलिटी। स्टेप नंबर 1 इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटीरियलिटी। साथ साथ चीजें लिखते जाए। पहला स्टेप है मटीरियलिटी फाइंड आउट करना। स्टेप नंबर 2, इशू को डिस्कस करना और अपने प्रोसीजर्स लिखना। पहले स्टेप में क्या करेंगे? मटीरियलिटी आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे करेंगे भी देखते हैं। सेकंड स्टेप, इशू पकड़ा जो सवाल में है और उसके मुताबिक चीजों को आसान करके लिख दिया, प्लस अपने प्रोसीजर्स उसके अंदर ऐड कर दिए। आपने बताया जी सवाल के अंदर या इस कंपनी के अंदर IS 16 का ये वाला मसला है और बीइंग एन ऑडिटर हमें ये 10-12 स्टेप्स लगाएंगे। वो स्टेप्स लिखती है। यहाँ पे आपकी अकाउंटिंग की नॉलेज भी काम आएगी और स्टैंडर्ड की क्रैमिंग भी काम आएगी। पता है आपसे ये टेस्ट क्यों लिया था थ्योरेटिकल? ये इसलिए लिया था क्योंकि हर स्टैंडर्ड के अंदर अपने अपने प्रोसीजर्स छुपे हैं। जैसे 570 के अंदर हम लोगों ने वो 8-9 बातें देखी थी। फिर 705 में भी लिखी हुई है कि अगर वो आपको स्कोप लिमिट कर रहा है तो फिर आप कौन कौन सी चीजें करेंगे, मिसस्टेटमेंट है तो क्या क्या बातें करेंगे। तो इश्यूज एंड एक्शंस आपने सेकंड स्टेप में बता देंगे। फिर थर्ड स्टेप में आपने ये बताना है कि रिपोर्ट के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन आ रही है। रिपोर्ट के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन आ रही है। और चौथी बात जो कि आखिरी बात है वो ये कि अगर तो वो आपसे कह दे कि जनाब ओपिनियन लिख के दें तो फिर आप लिख के देंगे, और अगर वो कह रहा है कि ओपिनियन लिखने की जरूरत नहीं है तो फिर आप उस चीज से बाज रहेंगे। तो फोर्थ स्टेप डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर, मगर ये जो बेसिक 3 एलिमेंट्स हैं मटीरियलिटी, इश्यूज, प्रोसीजर्स और इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट, ये आपको आने चाहिए। ठीक है, अब जरा सवाल देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है, पार्ट ए क्या कह रहा है। सवाल ने सबसे पहले आपको दे दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सवाल ने सबसे पहले आपको दे दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ तारिक लिमिटेड फॉर द ईयर 30 जून 2017 इज 790 मिलियन। ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसने आपको दिया है ये बेसिकली बेंचमार्क है मटीरियलिटी डिटरमिन करने का। चीजें साथ साथ नोट करते हैं। ये 790 मिलियन बेंचमार्क है मटीरियलिटी नोट करने का, मटीरियलिटी निकालने का। उसने कहा कि जिस कंपनी का आप ऑडिट करने गए हैं उसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 790 मिलियन है। हमने कहा ठीक है। कंपनी जो है वो 3 साल की वारंटी देती है अपने कस्टमर्स को, और जिसके लिए उसने प्रोविजन रिकॉर्ड की है 80 मिलियन की। चले यहीं तक रुकती हैं। मुझे बताइए कि प्रोविजन वारंटी
कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको हिट होता हुआ नजर आ रहा है? अभी तक 3 लाइनें पढ़ने के बाद क्या पता चल रहा है कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे हिट हो रहा है? IAS 37। तो सवाल को पढ़ते साथ ही आपके जहन में ये आ जाना चाहिए कि भाई इस सवाल में कोई ना कोई गलती है, और ये गलती IAS 37 की तरफ हमें लेके जाएगी। अब यहाँ पे आपका IAS 37 आ जाएगा, और आपको कम से कम 10, 37, 8, 16 ये स्टैंडर्ड्स आने चाहिए। तो IAS 37 हिट हो गया। द मैनेजमेंट कैरीज आउट द कॉम्प्यूटेशन इंटरनली। मैनेजमेंट जो है, ये जो वर्किंग है प्रोविजंस की, वो खुद ही से करती है, इंटरनल वर्किंग करती है। ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, जिसके ऊपर बहुत सारी अजम्पशंस वो लोग यूज करते हैं। जरा मुझे यहाँ तक रोकिएगा और मुझे ये बताइएगा कि ये जो बात कर रहा है कि कंप्यूटेशन इंटरनली होती है, प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी अजम्पशंस ली जाती है, ये बात क्यों कर रहा है आपके साथ? क्या आपके जहन में चीज आ रही है ये लाइन पढ़ के? क्या एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आप डेवलप कर पा रहे हैं क्यों ये बात हो रही है? वो अगर बात ये ना भी करता फिर भी काम तो चल नहीं जाता। ठीक है, चेक कि क्या उनकी वर्किंग्स ठीक हैं भी या नहीं। ठीक है, कोई मजीद अगर आप इसको स्पेसिफाई कर सकें। वो ये बात क्यों कर रहा है कि बहुत सारी assumptions हैं, इंटरनल वर्किंग होती है? ये बात लिखने की क्या उसको इतनी जरूरत आई? कॉम्प्लेक्स वर्किंग्स खुद ही से कर लेते हैं, assumption ज्यादा होती है, क्यों कर रहा है ये बात? भाई इसमें ना पार्टिसिपेट करना है, अदरवाइज अगर आप पार्टिसिपेशन में नहीं आएंगे तो फिर आपको एग्जाम हॉल में बैठ के इस तरह के सवालों को टैकल करने में मसला आएगा। तो सिर्फ सुनना नहीं है। जी, एग्जैक्टली exactly। उन्होंने ये कहा है कि सारे काम तो वो खुद कर रहे हैं, assumptions लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो देर आर सर्टन चांसेस कि गलती हो सकती है। देर आर सर्टन चांसेस कि गलती हो सकती है। यानी कि IAS 37 शायद सही से फॉलो नहीं किया जा रहा, या जो ये 80 मिलियन की अमाउंट उन्होंने निकाल के आपको दी है, ये अमाउंट ही गलत है। ठीक है, तो इसीलिए वो बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हैं कि भाई अजम्पशन है, इंटरनल काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये ऐसा ही है कि जैसे आप घर में अक्सर कहते हैं कि आई कैप तो फेल फेल कर देता है, पास ही नहीं करता। गलतियां अपनी होती हैं, मगर आप एक बहाना तलाश कर रहे होते हैं। अच्छा जी, देयरफॉर योर फर्म, यानी कि आपकी फर्म, ऑडिट फर्म, हैज अपॉइंटेड एन एक्सपर्ट आफ्टर फॉलोइंग ऑल द नेसेसरी प्रोसीजर्स। उन्होंने कहा भाई ये वर्किंग जो है वो हाइपोथेटिकल सी होती है, हम लोग बहुत सारी assumptions वगैरह को देखते हैं। तो फिर आपकी फर्म ने कहा कि यार ठीक है, हम फिर एक एक्सपर्ट ले आते हैं जो कि आपकी इस वर्किंग को देखेगा। मुझे बताइए, ये एक्सपर्ट जो अपॉइंट किया जा रहा है, क्या ये हमारा बंदा होगा या उनका बंदा होगा? ये हमारा बंदा होगा। ये इंडिपेंडेंट होगा, ये हम लेकर आएंगे। क्या इसके ऊपर ISA 620 अप्लाई होता है?
क्या इसके ऊपर ISA 620 अप्लाई किया जाएगा या नहीं? बिल्कुल किया जाएगा। अच्छा, मुझे बताइए कि क्या उसने सवाल में ये स्पेसिफाई कर दिया है कि उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है? क्योंकि स्टूडेंट्स ना बहुत चालाक होते हैं, उनको पता है 8 नंबर का सवाल है, मेरे से मांगे हमें उसने प्रोसीजर्स भी, तो मुझे एक्सपर्ट की बातें तो याद है, तो मैं कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर 2 पेजेस भर दूंगा और आके मुझे मार्क्स दे देगा। ऐसे नहीं है। सेकंड लास्ट लाइन दोबारा से पढ़े, उसने कहा है आफ्टर फॉलोइंग ऑल द नेसेसरी प्रोसीजर्स, यानी कि उन्होंने कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी खुद ही से टेस्ट कर ली है, आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। तो सवाल टेक्निकली आपसे ये कहना चाह रहा है कि 620 में बिल्कुल तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुमने 705 से रेलेवेंट आंसर देना। ठीक है, वरना आप 620 में जाएंगे, 2 पेज भर देंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे अब आपको मार्क्स दे दे। ऐसा नहीं है। तो आपकी फर्म ने पहले से ही तमाम चीजों को असेस करके रखा हुआ है अपने पास। अब हमारे पास इस सवाल के अंदर 2 न्यूमेरिकल फिगर्स हैं। आज का लेक्चर मैं इसी सवाल के ऊपर लगाऊंगा ताकि आपको थीम समझ आ जाए, और फिर आपको कुछ सवाल मैं करने के लिए दूंगा ताकि आप उन सवालों में टक्कर मारें और कल हम वो सवाल क्लास में करेंगे। 790 मिलियन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 80 मिलियन वारंटी की प्रोविजन। मेरा आपसे पहला सवाल, अगर इस सवाल में रिपोर्ट के खराब होने के चांसेस हैं तो मुझे ये बताइए कि क्या ये सवाल आपको स्कोप लिमिटेशन का लग रहा है या मटेरियल मिसस्टेटमेंट का लग रहा है? पहले तो ये मुझे बताएं। ये सवाल मटेरियल मिसस्टेटमेंट का है, स्कोप लिमिटेशन का इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं नजर आ रहा। हमारा पहला स्टेप है मटीरियलिटी डिटरमिन करना। स्टेप नंबर 1 इज मटीरियलिटी डिटरमिन करना। अब वो मटीरियलिटी डिटरमिन कैसे की जाती है? जो बेंचमार्क होता है, जो आपका बेंचमार्क होता है, इस केस में बेंचमार्क क्या है? 790 मिलियन। वो बनता है आपका डिनोमिनेटर, और जो एरर होता है, जो मसला होता है, वो बनता है आपका न्यूमिनेटर। तो जरा 80 मिलियन को ऊपर रखें और 790 मिलियन से डिवाइड करें और फिर 100 से मल्टीप्लाई करके बताएं ये 80 मिलियन 790 मिलियन का कितने परसेंट है। ये 80 मिलियन 790 मिलियन का कितने परसेंट आएगा? ये कोई 10.12% शॉर्ट इसका आंसर आएगा। 10.12 की 10.13 हम आसानी के लिए 10.1 कर लेते हैं, तो 10% से थोड़ा सा ऊपर। मेरा आपसे अगला सवाल, क्या क्या 705 706 ने ये बात हमें बताई थी कि स्पेसिफिक परसेंटेज से ऊपर जाओगे तो ये मटेरियल है, और स्पेसिफिक परसेंटेज से मजीद ऊपर जाओगे तो ये परवेसिव है? क्या मटेरियल परवेसिव वाली फिगर, परसेंटेज, हमें 705 706 ने कहीं बताई? कहीं बताई नहीं। मगर हमें ये जरूर बता दिया था कि परवेसिव वो होती है चीज जो कि पूरी फाइनेंशियल्स पे छाई हो, जो कि इतनी हैवी हो के बाकी तमाम एरियाज भी उससे डिस्टर्ब हो रहे हो, उससे हिट हो रहे हो। एक आइडिया दिया था। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये हमारी अपनी जाती जजमेंट है? पता है ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है अगले आने वाले लेक्चर्स के लिए और वीडियोस के लिए, तो इस लेक्चर को तवज्जो से सुने।
क्या हमें ये आइडिया है कि परवेसिव उतना बड़ा इशू होता है जो कि तमाम एरियाज को हिट कर रहा हो? क्या सवाल के अंदर ऐसी कोई बात उसने कही है कि वो आपको परवेसिव की तरफ लेके जा रही हो? क्या सवाल ने कोई ऐसी बात कही है कि ये बहुत बड़े लेवल का इशू लग रहा हो आपको? कोई ऐसी बात की हो? नहीं। तो मटीरियलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये मटीरियल है 10.12 या ये परवेसिव है 10.12? मटीरियल। ठीक हो गया। तो आपने सबसे पहली हेडिंग डालनी है सॉल्यूशन के अंदर, और उस हेडिंग का नाम होना चाहिए मटीरियलिटी या डिस्कशन ऑन मटीरियलिटी। जब आप इसका सॉल्यूशन ड्राफ्ट करेंगे तो पहली हेडिंग आएगी डिस्कशन ऑन मटीरियलिटी। तो सबसे पहली बात जो आपने करनी है, जिसके मार्क्स होंगे, कि आप उसको साफ साफ बता रहे हैं कि भाई प्रोविजन ऑफ वारंटी जो यहाँ पे दी गई है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 10% बन रही है, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लिए एक मटीरियल फिगर है, एक मटीरियल फिगर है। तो जस्ट ये वर्किंग करके, ये हेडिंग डाल के लिखने के 8 में से कम 2 नंबर तो आपको मिल गए। तो 8 में से 2 नंबर आपने हासिल कर लिए। ठीक है। अब अगला सवाल, स्टैंडर्ड कौन सा इस्तेमाल हो रहा? IAS 37। और आपको IAS 37 आना चाहिए इस सवाल को टैकल करने के लिए। दूसरा जो अब टॉपिक यहाँ पे खुलेगा, जो दूसरी हेडिंग यहाँ पे आएगी, वो होगी इश्यूज फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और क्या क्या रेलेवेंट प्रोसीजर्स अब आप लगाने वाले हैं। अब देखिए सवाल में क्या हो रहा है। सवाल में 790 मिलियन दिया हुआ है, 80 मिलियन दिया हुआ, और आपसे कहा है कि मसले हैं, वो जजमेंटल काम कर रहे हैं, और आपने उस चीज को चेक करने के लिए एक एक्सपर्ट बुला लिया है जिसकी ऑब्जेक्टिविटी एटसेट्रा एटसेट्रा आपने वेरीफाई कर रखी है। सवाल ने क्या ये बताया था कि आपने एक्सपर्ट का काम भी चेक किया, या आपने सिर्फ उस एक्सपर्ट को चेक किया? याद है सवाल क्या था? क्या हम एक्सपर्ट के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आपने एक्सपर्ट को तो चेक कर लिया है, उसकी कॉम्पिटेंस देख ली है, उसकी कैपेबिलिटी देख ली है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी देख ली है, एक्सपर्ट ओके है, बंदा बड़ा अच्छा है, मगर उस बंदे के काम को भी तो देखना है ना। जब आप उस बंदे के काम को देखेंगे तो वो वाले प्रोसीजर्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बट अगर आप एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस को लिखने बैठ जाएं, कैपेबिलिटी को लिखने बैठ जाएं, ऑब्जेक्टिविटी को लिखने बैठ जाएं, वो अच्छी चीज नहीं है। तो अब देखिए आपने उसके बाद सेकंड हेडिंग में जो चीजें लिखनी है, जो प्रोसीजर्स लिखने हैं, वो कौन कौन से बन सकते हैं। नंबर 1, चूंकि एक्सपर्ट अपॉइंट हो चुका है तो सबसे पहले आप देखेंगे उसके काम करने का तरीका क्या है, वो कौन से मेथड्स को लेके चल रहा है, सिग्निफिकेंट अजम्पशन उसकी कौन कौन सी है, जो अजम्पशंस वो यूज कर रहा है और जो अजम्पशंस मैनेजमेंट यूज कर रही है, क्या दोनों अजम्पशंस एक जैसी हैं या नहीं, एक्सपर्ट जिस नतीजे में पहुंचा है क्या वो रेलेवेंट है या नहीं, क्या वो रीजनेबल है या नहीं, उस चीज को इवेलुएट कर लें। फिर अगर आपको IAS 37 लेट सपोज एग्जाम में बैठ के भूल गया, नहीं याद आ रहा, क्या करूं? नहीं याद आ रहा, क्या क्या करूं? उसमें क्या लिखा हुआ था नहीं जेहन में आता, कभी कभी चीजें भूल जाती हैं। तो बड़ा इसका एक आसान हल ये होता है कि आप ये बात लिखते हैं कि कंफर्म किया जाए कि तमाम प्रोविजंस IAS 37 की फॉलो की जा रही है, बस तमाम प्रोविजंस IAS 37 की कंप्लाई की जा रही है, इस चीज को वेरीफाई कर लिया जाए। और अगर कोई मसला आ रहा है तो मैनेजमेंट से डिस्कस भी किया जाए। आप ये भी लिख सकते हैं कि डिस्कस करेंगे 2 साल बाद गवर्नेंस से,
उनको बताएंगे कि ये इशू आपका 10% बन रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे, उनसे कहेंगे कि भाई हमारे एक्सपर्ट ने ये चीज निकाली है, इसको इसके मुताबिक ठीक कर लें। जो डिफरेंस आएगा उनकी 80 मिलियन में और आपके एक्सपर्ट के निकाले हुए फिगर में, वो फिगर क्या कहलाएगी? मटीरियल मिसस्टेटमेंट। लेट्स सपोज आपका एक्सपर्ट कहता है कि वारंटी की प्रोविजन 80 मिलियन नहीं होनी चाहिए, 70 मिलियन होनी चाहिए। 80 नहीं होनी चाहिए, 70 मिलियन होनी चाहिए। तो उस केस में आप मैनेजमेंट से कहेंगे कि भाई मेरे एक्सपर्ट ने ये वाली फिगर निकाली है, आपने ये वाली फिगर फाइनेंशियल्स में डाली हुई है, अपनी फिगर को निकाल लें और ये वाली फिगर डाल लें। अगर तो मैनेजमेंट आपकी बात पे अमल कर लेती है, आपकी बात को मान लेती है, तो फिर तो मसला ही कोई नहीं, फिर तो मसला ही खत्म हो गया। मसला कब आएगा? कि जब वो आपकी बात को मानेगी नहीं, जब वो अपनी गलत फिगर निकालेगी नहीं। तो अगर डिफरेंस आ रहा है बिटवीन एक्सपर्ट की अमाउंट और उनकी निकाली हुई अमाउंट में, और वो मसला मैनेजमेंट हल नहीं कर रही, और आपको पता है कि 10% मटीरियल है, तो मुझे बताइए फिर आप साफ रिपोर्ट देंगे या खराब रिपोर्ट देंगे? आप साफ रिपोर्ट दे रहे होंगे या आप खराब रिपोर्ट दे रहे होंगे? आप खराब रिपोर्ट दे रहे होंगे। तो मटीरियल में स्टेटमेंट हो, मटीरियल लेवल की हो, तो किस तरह की ओपिनियन आती है? मटीरियल में स्टेटमेंट हो, मटीरियल लेवल की हो, तो किस तरह की ओपिनियन आएगी जनाब? क्वालिफाइड ओपिनियन। तो तीसरी हेडिंग क्या खुल जाएगी? इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट। यहां पे आप बताएंगे कि इफ देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि सवाल ने हमें ये नहीं बताया कि डिफरेंस है या नहीं है, सवाल इस चीज पे साइलेंट है। और जब सवाल इस चीज पे साइलेंट है तो फिर आपको दोनों तरफ अपना आंसर लेके जाना पड़ेगा कि इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपर्ट एंड मैनेजमेंट्स वर्किंग, एंड इफ मैनेजमेंट इज नॉट विलिंग कि वो अपनी गलती को करेक्ट करें, तो फिर हम क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, ये देखते हुए कि इशू मटीरियल। बट इफ देर इज अ डिफरेंस और वो डिफरेंस रिजॉल्व हो चुका है, वो डिफरेंस रिजॉल्व हो चुका है, मैनेजमेंट ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है, उन्होंने अपनी गलत अमाउंट को निकाल दिया है, सही अमाउंट को डाल दिया है, तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर हम अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दे रहे होंगे। क्या यहां तक मेरी सारी बात समझ आई आपको? यहां तक ओवरऑल थीम समझ आइए कि इस सवाल में करना क्या है? आपको नॉलेज है, मगर ये सवाल प्रेजेंटेशन डिमांड कर रहा होता है। पहला स्टेप मटीरियलिटी, स्टेप नंबर 2 स्टैंडर्ड कौन सा आ गया और उसके अगेंस्ट क्या क्या एक्शंस हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं। स्टेप 2। स्टेप 3 इज इम्प्लीकेशन, रिपोर्ट पे क्या फर्क आएगा, रिपोर्ट पे किस तरह की खराबी आएगी। सवाल में आपने ये देखना है कि क्या उन्होंने वाजिया किया है कि मैनेजमेंट मान रही है या नहीं मान रही। इस सवाल में वाजिया नहीं था, इस सवाल में छुपा हुआ था। चूंकि सवाल में छुपा हुआ था, तो फिर पहली इम्प्लीकेशन क्या आएगी रिपोर्ट की? कि अगर वो नहीं मान रहे, और अगर वो नहीं मान रहे तो फिर मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दे दूंगा। अच्छा, लेट्स सपोज डिफरेंस आया और वो मान गए और उन्होंने अकाउंट्स को सही भी कर लिया, तो क्या मुझे ये बात बताने की जरूरत है यूजर्स को या नहीं? डिफरेंस एक आया, मैंने कहा भाई ये फिगर 80 मिलियन नहीं है, 70 मिलियन कर दे। उन्होंने कहा ठीक है सर, 80 निकाल के 70 को ऐड कर दिया। क्या मेरी रिपोर्ट क्या मेरी रिपोर्ट पे कोई इंपैक्ट आया? क्या मेरी ऑडिट रिपोर्ट पे कोई इंपैक्ट आया? नहीं आया। क्या मैं 700 वाली रिपोर्ट दूंगा इस केस में?
क्या मैं इस केस में 700 वाली अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दूंगा? ठीक है। आप लोग कह रहे हैं कि ये चीज यूजर्स को बताने के काबिल नहीं है। मुझे बताएंगे आपने किन फैक्टर्स पे जज किया है कि ये चीज बताने के काबिल है या नहीं? ये चीज आप लोगों ने किस फैक्टर को बंदे नजर रखते हुए डिसाइड किया है कि ये चीज बताने के काबिल है या नहीं? हाँ जी। कौन सी रीजंस हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिनके मुताबिक आपने ये डिसाइड कर लिया कि हमें ये बताने की जरूरत नहीं है? देखिए, पता है आईकैप का एग्जामिनर क्या चेक कर रहा होता है इन सवालों में? वो पूरा मैप चेक करना चाह रहा होता है आपसे। यहां पे उसने इन बिटवीन द लाइंस तो ये कह दिया है कि एक्सपर्ट आया था। उसने ये नहीं आपको कहा, उसने आपको ये नहीं बताया साफ साफ कि एक्सपर्ट ने जो वैल्यू निकाली है वो फर्क है या नहीं। तो आपने कहा जनाब अगर तो डिफरेंस है और डिफरेंस मटेरियल है तो फिर मैं जो रिपोर्ट इशू करूंगा मॉडिफाइड इशू करूंगा, क्योंकि मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं। बट आपको ये भी साथ लिखना पड़ेगा कि अगर वो फिगर सही है, अगर वो फिगर जो उन्होंने निकाली थी वो सही निकाली थी और आपके ख्याल में ये चीज यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप दूसरे आंसर को जोड़ देंगे 706 के साथ भी। याद है 706 ने क्या कहा था? कि अगर कोई ऐसी चीज हो जो कि यूजर की इंपॉर्टेंस के लिए हमें उसको बतानी चाहिए, डिसीजन मेकिंग के लिए बतानी चाहिए, तो फिर हम उसको किस तरीके से बताते हैं कि कम से कम वो पैराग्राफ जाके पढ़ ले। एक एक्स्ट्रा पैरा ऐड करते हैं, उसका नाम क्या होता है? उस एक्स्ट्रा पैरा का नाम क्या था जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिंक रखता है? देखिए, आपने कहा ये वाली फिगर को ऐसे कर लें, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने अपना डिस्क्लोजर चेंज कर दिया, फिगर सही वाली उठा के डाल दी। अब आपका दिल कर रहा है कि यार मैं यूजर को ये चीज बताऊं कि यहाँ पे ये वाली फिगर को तुमने देखना है। तो आप ये भी लिखेंगे, इवन दो कि इस आंसर में वो चीज नहीं है, बट आप स्टिल ये लिख कर आएंगे कि अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये चीज यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो फिर हम 706 में जाएंगे और एम्फसिस का पैरा डाल देंगे और उस पैरा में रेफर कर देंगे कि भाई कम से कम रेलेवेंट डिस्क्लोजर को जाके देख लेना। यहां तक बात समझ आई? यहां तक क्लियर है? अच्छा, क्या एम्फसिस डालने से मेरी रिपोर्ट खराब होगी या नहीं होगी? इतना जवाब देना है भाई। एम्फसिस डालने से रिपोर्ट खराब होगी या नहीं होगी? क्या हो गया? ये तीन लोग नो क्यों कह रहे हैं? मैं एम्फसिस डाल रहा हूं, मेरी रिपोर्ट में नया पैरा ऐड हो रहा है, मेरी रिपोर्ट मॉडिफाई हो गई है, रिपोर्ट तो खराब होगी, क्या ओपिनियन खराब होगी? ओपिनियन खराब नहीं होगी। चले, एक बात बताइए, मेरा एक यूजर है, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो थोड़ा सा इस फील्ड से हटके है। रिपोर्ट इशू होती है मॉडिफाइड, क्या मेरा यूजर परेशान होगा? ओए होए, मॉडिफाइड रिपोर्ट इशू हो गई है, कोई ना कोई गलतियां होंगी, मेरे पैसे कहाँ जाएंगे, मैं बर्बाद हो जाऊंगा? क्या मेरा यूजर परेशान होता है मॉडिफाइड का लफ्ज सुन के?
हो सकता है ना। उसको तो नहीं पता कि मॉडिफाइड रिपोर्ट का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि ओपिनियन ही खराब है। ये तो हमें पता है, आपको पता है, सीए वालों को पता है, बाकियों को तो नहीं पता इतना खास। वो तो परेशान हो सकता है। तो आपको लगता है कि एक और मेथड भी है जिससे हम वो चीज कम्युनिकेट भी कर दें और उससे रिपोर्ट के ऊपर कोई खराबी भी ना आए? अगर है तो कौन सा है? अगर है तो कौन सा है? कैम। कैम। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि एम्फोसिस की जगह पे कैम भी डाला जा सकता है। एक इश्यू के ऊपर दोनों पैरास नहीं आएंगे, या एम्फोसिस आएगा या कैम आएगा। आप ये बात लिख सकते हैं कि हम कैम को भी इस रिपोर्ट का पार्ट बना सकते हैं, अगर हमें लगता है, अगर हमें लगता है, अब वो वाले फिल्टर्स आपको याद होने चाहिए। अगर हमें लगता है कि ये चीज यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज करंट पीरियड से है, और ये जजमेंटल है। याद है वहां पे जजमेंटल वाली बात भी थी। ये कैम ज्यादातर उन एरियाज पे आता है जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और जहां पे यूजर्स की अजम्पशन, उनकी जजमेंट्स आ रही होती है। तो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप 705 वाली बात लिख के साइड पे हो जाए। आपने वो पूरा चार्ट, वो पूरा 360 घूमना है। 705 में भी जाना है, फिर ये भी बताना है कि 706 में भी जाया जा सकता है। फिर 706 में अगर आप चले गए हैं और उससे रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाती है तो फिर आप 701 की तरफ भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो एरिया कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। हमने कैम डिस्कस करते हुए ये कहा था कि कैम अच्छी बातों पे आता है। तो अगर आपने एंटिटी वालों से कहा है कि भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लें, और वो वाकई में आपकी बात मान भी लेते हैं, तो क्या ये अच्छी बात है या नहीं? तो अब आपको पूरी गेम समझ आई कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट आवर आंसर। ये थीम क्लियर हो गई है? डन। अब जब भी हम आगे से सवाल को डिस्कस कर रहे होंगे तो आपके दिमाग के अंदर ये सारे फीचर्स, सारे ट्यूबलाइट्स चलनी चाहिए। कोई भी ट्यूबलाइट आपकी जल बुझ ना रही हो, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि इन मुख्तलिफ डायमेंशन से जाके हम इसको आंसर कर सकते हैं। और इतनी वास्ट डायमेंशंस क्यों क्रिएट हुई है? क्योंकि सवाल खामोश है। सवाल खामोश है। जब सवाल खामोश होता है तो फिर हमें हर एरिया को बारी बारी कवर करना पड़ता है, तभी तो 8 नंबर है। दो दो नंबर हर तरह की बात को डिस्कस करने के लिए थे, और 3 नंबर उसके ये एक्शंस और ये प्रोसीजर्स के लिए थे। तो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन में क्वालिफाइड ओपिनियन भी आ सकती है अगर वो डिसएग्रीमेंट में है। अगर वो एग्रीमेंट में है तो फिर मैं यूजर की तवज्जो दिलवाने के लिए 706 भी डाल सकता हूँ, अगर मेरी जजमेंट है तो। 706 डालने से रिपोर्ट खराब हो जाती है। उसका ऑल्टरनेट क्या है? अगर मुझे रिपोर्ट खराब नहीं करनी और रिस्की एरिया लग रहा है, करंट पीरियड से है, अनसर्टन है, आपका अल्लाह भला करे सिग्निफिकेंट ज्यादा है, तो फिर मैं कैम की तरफ भी जा सकता हूँ। ये सारी बातें मैंने कहाँ से निकाली हैं? वो जो हमने बेंचमार्क्स पढ़े थे, याद है कैम को डिटरमिन कैसे किया जाता है, फिल्टर 1, फिल्टर 2। तो अब आपको वो सारे स्टैंडर्ड्स आपस में लिंक होते हुए नजर आ रहे होंगे। क्या ये लिंकिंग, ये बॉन्ड अब क्लियर है? जी। तो ये बात सारी की सारी क्लियर हो गई? ठीक। अब जरा देखते हैं इसका पार्ट बी क्या था, और पार्ट बी से मैं आपकी चीजों को असेस करने की कोशिश करूंगा। पार्ट बी। योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ याकूब लिमिटेड। ठीक है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है।
फॉर द ऑडिट ऑफ द ईयर एंड 30 जून 2017, ठीक है। Audit team was not able to perform the inventory count at year end क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट ही 15 जुलाई को हुई थी। अच्छा, इन्वेंट्री काउंट कब हो रहा है? ईयर एंड पे। ईयर एंड क्या है? 30 जून। आप कब अपॉइंट हो रहे हैं? 15 जुलाई। आप इन्वेंट्री काउंटिंग होने के टाइम पे मौजूद नहीं थे, आपने वो चीज अटेंड नहीं की। क्या ये मिस स्टेटमेंट है या ये स्कोप लिमिटेशन है? अब जरा जल्दी मुझे चीजें आप लोगों ने बता दी है, ये मिस स्टेटमेंट है या ये स्कोप लिमिटेशन है? ये स्कोप लिमिटेशन आ गई। याद है आपका, मैंने स्कोप लिमिटेशन में एक पॉइंट कैरी फॉरवर्ड करवाया था, ये यही पॉइंट था। जब आप स्कोप लिमिटेशन पढ़ रहे थे तो मैंने एक एग्जांपल आपसे कहा था, इसको कैरी फॉरवर्ड करना, यही बात थी। होता ये है कि अक्सर आपकी अपॉइंटमेंट गलत टाइम पे होती है और इन्वेंट्री काउंट के बाद आप लोग आते हैं और इन्वेंट्री काउंट वाला टाइम गुजर चुका होता है। तो अब आपके पास इन्वेंट्री से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं होती क्योंकि आप खुद वहां पे मौजूद नहीं थे। सो दिस इज द स्कोप लिमिटेशन। क्या ये गलती मैनेजमेंट की है? क्या ये गलती मैनेजमेंट की थी? मैनेजमेंट की थी? नहीं, ये गलती हमारी है। तो स्कोप लिमिटेशन में तीन तरह से मसले आ सकते हैं। नंबर वन, हमारा अपना जाती कसूर हो जो यहाँ पे है। नंबर टू, मैनेजमेंट हमें जान के रोक रही हो, हम कह रहे हैं हमने करना है, वो कहते हैं नहीं। नंबर थ्री, ना कसूर हमारा है ना कसूर उनका है, कसूर नेचर का है। आग लग गई, तूफान आ गया, नजला आ गया, रिकॉर्ड तबाह हो गए, गवर्नमेंट ले गई, तो हमारा मसला हो सकता है, उनका मसला हो सकता है, या हम दोनों के अलावा किसी और रीजन की वजह से भी स्कोप लिमिटेशन लग सकती है। मुझे बताइए इन तीन रीजंस में से सबसे बड़ा मसला कौन सा है? हमारे एंड वाला, उनके एंड वाला, या थर्ड पार्टी वाला? सबसे बड़ा इशू कहां पे आएगा? जहां पे वो हमें मना कर रहे हैं, जहां पे वो लोग हमें मना कर रहे हैं। चले, ये बातें तो हो गई, अब जरा सवाल पे आते हैं। क्या इस सवाल में कोई क्वांटिटेटिव फिगर आ रही है? कोई वैल्यू आ रही है? कोई अमाउंट आ रही है? क्या कोई अमाउंट, कोई फिगर, कोई चीज ऐसी आपको नजर आ रही हो? नहीं। हमारा स्टेप वन क्या था? मटीरियलिटी निकालनी थी हमने। तो इस सवाल में तो मुझे कोई अमाउंट नजर नहीं आ रही, तो क्या मैं मटीरियलिटी वाले पॉइंट को स्किप कर दूं? हाँ जी। अगर मुझे कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही तो क्या मैं उस मटीरियलिटी वाले पॉइंट को सिरे से ही निकाल दूं? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। इसको लिखना कैसे है? आप ये कहेंगे मटीरियलिटी की हेडिंग में, बिकॉज द फिगर्स आर नॉट अवेलेबल, द फिगर्स आर, इस सवाल की जो आंसर है उसमें ये चीज नहीं है। इसको नोट कर लें कि अगर मटीरियलिटी गिवन ना हो तो फिर आपको सियासी आंसर देना पड़ता है, डिप्लोमेटिक आंसर देना पड़ता है। अगर मटीरियलिटी की अमाउंट मौजूद नहीं है या आप नहीं निकाल पा रहे, फिगर ही नहीं है, तो फिर आप एक सियासी आंसर देंगे कि बिकॉज द फैक्चुअल फिगर इज मिसिंग, वी विल आंसर on the basis of we will answer on the basis of judgment, if material तो ये वाली, if pervasive तो ये वाली। ठीक, अब इसकी ड्राफ्टेड मजीद इसके ऊपर बात करते हैं। मुझे बताइए कि स्कोप लिमिटेशन है, स्कोप लिमिटेशन के अंदर अगर मटेरियल हो तो किस तरह की ओपिनियन आती है? अगर स्कोप लिमिटेशन मटेरियल हो तो किस तरह की ओपिनियन मैं दूंगा? क्वालिफाइड।
इस क्वालिफाइड में और मटेरियल वाली क्वालिफाइड में क्या फर्क होता है? इस क्वालिफाइड में और मटेरियल वाली क्वालिफाइड में क्या फर्क होता है? पॉसिबल का। अगला सवाल, परवेसिव होगा तो क्या करूंगा? परवेसिव होगा तो क्या करूंगा? परवेसिव होगा तो क्या करूंगा? डिस्क्लेमर की तरफ चला जाऊंगा। क्या डिस्क्लेमर मेरा वाहिद हल होता है या इससे पहले कुछ और भी चीज करनी होती है? विड्रॉ, तो विड्रॉ पहले लिखना है, डिस्क्लेमर बाद में लिखना है, क्योंकि पहली ऑप्शन क्या होती है? विड्रॉ की। और विड्रॉ कब कब पॉसिबल होता है? जब पॉसिबल भी और प्रैक्टिकेबल भी हो। हमें ये बातें भी क्लियर है। अच्छा जी, हमें पता चल गया कि मटीरियलिटी नहीं है तो हमें सियासी आंसर देना है। हेडिंग 2, इश्यूज एंड एक्शंस। मुझे बताइए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे आपको हिट होता हुआ नजर आ रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा यहाँ पे हिट है? पक्की बात है? इन्वेंट्री किस स्टैंडर्ड में आता है भाइयों? IS 2 में आता है। ठीक है। IS 10 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो सब्सिक्वेंट इवेंट होता है। ये इवेंट पहले से हो चुका है, आप बाद में आ रहे हैं। ठीक है। तो अकाउंटिंग के अंदर इन्वेंट्री कहाँ पे डील होती है? IS 2 में। मुझे बताइए, आप एक जगह पे मौजूद नहीं है, आप बाद में आए हैं। जरा कॉमन सेंस से मुझे आंसर करके बताइएगा कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि आपके जहन में आ रहे हैं। आपके पास ऑल्टरनेट एविडेंसेस कौन से हैं जहां से आप चीजें निकाल सकते हैं, एविडेंस हासिल कर सकते हैं? ऑल्टरनेट इवेंट्स कौन से? सोच के बताइए। सामने स्क्रीन पे जो लिखा हुआ उसको छोड़ दें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। आप डिस्कस करेंगे दो चार दिन गवर्नर से, उनको कहेंगे कि भाई देखिए हम बाद में आए हैं, जो आप लोगों ने वर्किंग की है हमें वो वर्किंग दे, हम उसको रिकंसाइल करते हैं डाटा से। आप लोग रिवर्स वर्किंग करके बैलेंस निकाल सकते हैं। याद है रिवर्स वर्किंग? FAR 1 में की होगी कभी, या FAR 2 में 1 में होगी। उसमें एक कॉमन सवाल ये होता था कि ऑडिटर इन्वेंट्री काउंट करने पहुंचा मगर 10 दिन के बाद। नॉर्मली 10 दिन का वक्फा होता था, और उस 10 दिन में आप सेल्स को क्या करते थे? ऐड या लेस? सेल से जो इन्वेंट्री जाती है उसको ऐड करते थे या लेस करते थे? उसको ऐड करते थे। परचेजेस को माइनस करते थे। परचेज रिटर्न को ऐड करते थे, सेल रिटर्न को माइनस करते थे। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई हम लोग रिवर्स वर्किंग करेंगे और उस डेट तक की इन्वेंट्री पे जाएंगे। फिर आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि दोबारा से फिजिकल काउंट करवा लें। अब चूंकि हम लेट आए हैं तो हमें फिजिकल काउंट बाद में करने का मौका दिया जाए, ये पॉसिबिलिटी भी है। फिर अगर डिफरेंसेस आ रहे हैं तो हम उससे कहेंगे कि भाई इस फर्क की रीजन क्या है, हमें वो बता दें। तो यहां तक। अब जरा तीसरी हेडिंग पे आए। तीसरी हेडिंग क्या थी? इम्प्लीकेशंस ऑन ऑडिट रिपोर्ट। और याद करें मैंने आपसे क्या कहा है कि आपने कौन सा आंसर देना है इस केस में? क्या नाम है उस आंसर का? किस तरह की ओपिनियन आप देंगे जब अमाउंट मौजूद ना हो? सियासी, यानी कि डिप्लोमेटिक। अब जरा रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस को गौर से पढ़ना। इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट इट वुड बी इम्प्रैक्टिकेबल या पॉसिबल नहीं हो रहा है एविडेंस हासिल करना, चूंकि स्कोप लिमिटेशन आ गई थी, तो डिपेंडिंग अपॉन द मटीरियल एंड परवेसिवनेस। डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड का यूज किया उसने, डिपेंडिंग, यानी कि कंफर्म ही नहीं था कि मटेरियल आई है परवेसिव है। तो अगर मटेरियल होगा तो रिपोर्ट क्वालिफाई हो जाएगी, और अगर परवेसिव होगा तो फिर रिपोर्ट के अंदर जो ओपिनियन आएगी वो डिस्क्लेमर वाली आएगी।
फर्दर मोर डिस्क्लेमर को देने से पहले हम कोशिश करते हैं कि वहां से विड्रॉ कर लिया जाए, इफ प्रैक्टिकेबल इफ पॉसिबल। ये वाली बात भी आप वहां पे लिखेंगे, ये वाली बात भी आप वहां पे लिखेंगे। क्या यहां तक बात समझ आ गई? क्या यहां तक बात समझ आ चुकी है? ठीक है। अब एक चीज बिटवीन द लाइंस है। देखिए आई कैप के टेस्टिंग का पैटर्न क्या है, एक चीज वो छोड़ देता है ओपन एंडेड, और कुछ उसकी ख्वाहिश होती है कि आप उस आंसर तक पहुंचेंगे। मतलब सवाल को आपने गौर से पढ़ना है। अब मुझे बताइए कि क्या ये आपका पहला ऑडिट है या रेकरिंग ऑडिट है? इस पार्ट बी में क्या आप उस कंपनी में याकूब लिमिटेड में पहली दफा गए हैं या रेकरिंग जाते रहे हैं? जी, तो सारे बताइए, ये फर्स्ट टाइम आपका ऑडिट हो रहा है या रेकरिंग ऑडिट हो रहा है? फर्स्ट टाइम हो रहा है। आपका फर्स्ट टाइम हो रहा है, कंपनी का तो फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, इस बात पे एग्री करते हैं? आप इस कंपनी का फर्स्ट टाइम ऑडिट करने गए हैं, ये कंपनी तो पहले से ऑडिट करवाती रही है। ठीक है। तो अगर आप इस कंपनी का ऑडिट करने के लिए फर्स्ट टाइम गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि अदर मैटर में बताना पड़ेगा कि पिछला ऑडिट किसी और ने किया होगा? याद है अदर मैटर के अंदर एक बात लिखी हुई थी, उसकी एग्जाम्पल में समथिंग रिलेटेड टू ऑडिट। अगर पिछला ऑडिट आपने नहीं किया तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि अदर मैटर में बता दें कि पिछले ऑडिट पे मैं नहीं था, मेरा ये फर्स्ट टाइम है, ताकि यूजर्स को ये लगे कि भाई इसने जान के इन्वेंट्री काउंटिंग मिस नहीं की, ये उसकी पहली पहली बारी थी, पहली पहली टर्न थी। तो फिर आप अदर मैटर में ये चीज बताएंगे कि भाई चूंकि मैं फर्स्ट टाइम यहां पर आया हूं, मैं फर्स्ट टाइम यहां पर आया हूं, तो ओपिनियन खराब करने के बाद अदर मैटर के अंदर ये बताया जाएगा कि भाई पिछला ऑडिट कौन कर रहा था, हम नहीं कर रहे थे, कोई और फर्म थी। तो कहानी समझ आई है, ओवरऑल थीम समझ आ गया। ये लेक्चर आपने दोबारा से लेना है और कोशिश करेंगे 2 दफा लें, ताकि आप इस तरह के सवाल को, जो कि अब ऐसे ही होंगे, आप आसानी से आंसर कर सके। और ये सवाल लिखना है, हमने डिस्कस तो किया है, मगर अब आपने इसको राइटिंग में उतारना है, ताकि आपकी ड्राफ्टिंग भी इंप्रूव हो। और ये लेक्चर आपने कम से कम 2 दफा फिर से रिपीट पे सुनना। डन? ताकि आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो कल की क्लास से पहले। अभी मैं ग्रुप में भी बता दूंगा कि आपने कौन से सवालों को देख के आना है कल की क्लास से पहले, ताकि आपको पता हो। ठीक है? क्लास खत्म होने के बाद मैं ग्रुप में अनाउंस कर दूंगा वो सवाल जो कि आपने देख के आने हैं, और कल हम उन पे डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं कल। आई होप कि अब आपको चीजें क्लियर हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। जी एमर भाई जरा रिकॉर्डिंग सुनिएगा। अभी आखिरी बातें यही हुई हैं कि हम अदर मैटर ऐड करेंगे, शायद आपकी तरफ ये बात मेरी पहुंची नहीं है। एक दफा रिकॉर्डिंग सुन। हाँ, तो जब वो कह रहा है कि आप फर्स्ट टाइम आए हैं, पिछला नहीं ना फिर आपने किया, उसने इन बिटवीन द लाइंस ये बात छेड़ी हुई है। सवाल को दोबारा से पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगी। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।